गुड मॉर्निंग दोस्तों, डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। सिविल सर्विस के जंगे मैदान में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक बार हम फिर करंट अफेयर लेकर के हाजिर हैं। करंट अफेयर का आज हमारा पार्ट 3 है। तो आज हम पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हुए फिर देखते हैं। हमने कुछ उन चुनिंदा करंट अफेयर्स को आपके सामने लाए हैं जो आगामी बीपीएससी के लिए तो कारगर हैं ही, साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम आने वाले समय में ये सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम देखते हैं। पिछले साल नहीं, इसी साल की एक घटना है। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ से सवाल आपको कई प्रकार से सवाल ये पूछे जा सकते हैं। बस एक छोटी सी एक घटना घटी है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत मायने रखता है, इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। आप सुने होंगे कि 2018 में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था। ये गुजरात के कावड़िया ज़िला है, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। और 2018 से लेकर के 2022 तक आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, लगभग ये पूछा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। उसी के तर्ज पर हमने ये गेस किया है कि पिछले साल 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य, जो बहुत ही बड़े दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनकी प्रतिमा का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का ये लोकार्पण किया गया है। अब यहाँ से 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ये रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है, ये कौन से मत के संपादक थे। ये जैसे 11वीं सदी में जब ये उस समय ये आए, तो उस समय हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। भक्ति आंदोलन के दौरान ही ये ऐसे दार्शनिक लोगों का आना हुआ। इनके पहले शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने अपना एक मत दिया। उसी मत का विखंडन करने में कई आचार्य यानी कि कई दार्शनिक आए, जैसे रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, रामानंद आए, इस तरह से कई सारे आचार्य आए। तो ये साउथ के रहने वाले थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय साउथ में 2 विचारधारा एक साथ चल रही थी, तो उन्हीं में से ये लोग थे। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो एग्ज़ाम जहाँ से पूछने की संभावना है। अब एग्ज़ाम आपसे ये पूछ सकता है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है कहाँ पर, ये बनाया कहाँ गया है। अब इसमें बहुत सा बेसिक आप गड़बड़ी ये कर सकते हैं कि रामानुजाचार्य थे तमिलनाडु के। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के पेराम्बूर, एक जगह है कांचीपुर में, वहीं पर। लेकिन इनकी जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो बनाई गई है वो हैदराबाद में बनाई गई है। आइए जरा हम उसको देखते हैं। ये एक चीज़ आपको इसमें ये याद करने वाली चीज़ है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ये प्रतिमा है जो बैठी हुई अवस्था में है। 216 फुट ऊंची यह प्रतिमा है। बैठी प्रतिमा वाले विश्व की दूसरी सबसे प्रतिमा है। पहली सबसे प्रतिमा है बुद्ध भगवान का म्यांमार में, और दूसरी यह सबसे बड़ी है ये आपका बैठी हुई अवस्था में। 5 धातुओं से मिला करके बनाया गया है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का ये विश्व में अनोखा ये प्रयोग किया गया है। तो ऐसा ये पहली बार है। तो रामानुजाचार्य का कहाँ पर इसकी प्रतिमा लगा हुआ है? तेलंगाना के हैदराबाद में। बस ये 2 चीज़ याद रखना है। तेलंगाना के हैदराबाद में बना हुआ है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई अवस्था है, ये है आपका। तो देख लीजिए, ये फिगर है आपका। फिगर में आपको ये दिख रहे हैं रामानुजाचार्य हैं, और ये बैठी हुई प्रतिमा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, ये बैठी हुई अवस्था में है। आइए, इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में श्री पेराम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये जन्मे थे रामानुजाचार्य। अब हम थोड़ा सा, हो सकता है कि बीपीएससी थोड़ा सा घुमा दे प्रश्न को। अगर यूपीएससी का इस वर्ष का अगर आप प्रश्न पत्र देखे हों तो यूपीएससी ने इसको पूछ लिया है।
और ये फरवरी 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस साल यूपीएससी ने इसके दर्शन से सवाल पूछा था। वो डायरेक्ट ये नहीं पूछा था कि ये कहाँ पर है, उन्होंने दर्शन पूछा था कि इनका दर्शन क्या है। हो सकता है कि बीपीएससी थोड़ी सी गहराई में अगर चले जाए तो इनके आसपास के घटित घटनाओं के बारे में ये पूछ सकता है। तो आइए, हमने थोड़ा सा मेहनत किया है इनके बारे में और सारी जानकारी जुटाने के लिए। तो आपको देख रहे होंगे आप कि इनके पहले एक शंकराचार्य आए थे, इसके बाद फिर ये यमुनाचार्य हैं, इसके बाद रामानुजाचार्य आए, फिर निम्बकाचार्य आए और फिर एक माधवाचार्य आए। इस तरह से ये कई आचार्य आए थे इस समय में। 8वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी, 12वीं सदी में ये उस समय आए थे। बस आपको इतना याद रखना है कि शंकराचार्य का एक मत उन्होंने दिया, इन्हीं मत के विरोध में ये 4 आ गए। इनके विरोध में ये 4 लोग आए थे। कैसे आए थे अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इनके दर्शन के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इनके दर्शन क्या थे, अब आप ध्यान से इसको दर्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, शायद एग्जाम में कहीं आ सके। जैसे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य का जो मत था वो अद्वैतवाद का था। इनका मानना था कि पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में ब्रह्मा और जीव है और जगत नहीं है। ये जगत को मिथ्या मानते थे कि जो भी हम आसपास में देखते हैं ये सब हमारी आँखों का भ्रम है, ये सब वास्तव में कुछ नहीं है, ये सारी माया रची गई है। हम इंसानों को इस सांसारिक सुखों में, सांसारिक लोभ प्रलोभन में फंसाया गया है। इनका ये अद्वैतवाद का ये दर्शन था। अब देखिए, इन्होंने ब्रह्मा को माना। अब आप ध्यान से देखिए, शंकराचार्य के विरोध करने के लिए 4 आचार्य पैदा हो गए। एक हुए रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। इन्होंने कहा कि जगत है, इन्होंने कहा था कि जगत नहीं है, इन्होंने कहा कि जगत है। इसके बाद आ गए निम्बकाचार्य आ गए, इनका जो दर्शन है द्वैतवाद है, इन्होंने भी कहा कि जगत है। इसके बाद में माधवाचार्य आ गए, ये भी द्वैतवाद का संपादक इन्होंने किया। इन्होंने भी कहा कि ब्रह्मा और जीव तो है, साथ ही साथ जगत भी है। तो आप देख रहे होंगे कि शंकराचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया उसके उलट में ये 4 ऐसे आचार्य आ गए जो उन्होंने इनके सिद्धांत को काट दिया। कहा कि नहीं, जगत भी है, ब्रह्मा भी है, जीव भी है और जगत भी है, यानी कि ये जो संसार जो है वो सत्य है, माया नहीं है। ऐसा इन 3 लोगों का, यानी 4 लोगों का कहना है। रामानुजाचार्य का है, निम्बकाचार्य है, माधवाचार्य है, बल्लभाचार्य। इन लोगों का अपना अपना ये दर्शन दिया हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। जब ये भक्ति आंदोलन जब पढ़ाया जाता है तो ये डिटेल से हम लोग पढ़ाते हैं इसके बारे में, क्या इनकी ये विभिन्न दर्शन है, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे रामानुजाचार्य के बारे में अभी ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से जान लेना है। जैसे रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1017 से लेकर के 1137 तक ये रहे थे। सर्वाधिक समय तक ये जीवित रहने वाले ये संत थे। तो टोटल 120 साल ये जीवित रहे थे ये। तो इस तरह से इनका एक लंबा कार्यकाल है। जन्म स्थल है पेराम्बदूर, कांची में था। माता पिता ये हैं इनके, गुरु थे ये। विशेषता क्या है कि विशेषता पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इनकी विशेषता रखना है इनकी दर्शन इन्होंने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय का गठन किया, साहित्य लिखा इन्होंने, वेदांत सार और वेदांत संग्रह। मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में इनका विचार किया था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। मोक्ष का मतलब है कि ये जीवन और मरण से छुटकारा पाना, कि एक बार अगर हम मर जाएं तो पुनः हमारा जन्म न हो, इसी को हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना। ऐसा हमारे संस्कृति में और भक्ति आंदोलन में कहा गया है। अपने दार्शनिक विचार में भक्ति को प्रधानता दी। कहा ईश्वर ही सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति किसके कृपा से होगी? ईश्वर की कृपा से होगी। अतः ईश्वर की कृपा हेतु ईश्वर के समक्ष अपने को समर्पण पर बल दिया जाए, ऐसा इन्होंने कहा था। कहलाया प्रति किस ईश्वर के समक्ष? राम,
विष्णु के जो अवतार हैं राम, इसलिए अपना इन्होंने नाम रखा था रामानुजाचार्य। तो ये राम के भक्ति करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि एक छोटी सी घटना रामानुजाचार्य के बारे में कितना विस्तृत गहरे अर्थ लिए हुए है। आपको कभी भी ऐसे करंट अफेयर, ऐसे कभी कोई प्राचीन काल से अगर कोई चीज़ मिले और उसका नया वर्जन फिर आ जाए तो उसको आपको पूरे इतिहास खंगालना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका वहीं नहीं रुकता है, वो उसके तह तक जाता है। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है एक छोटी सी न्यूज़ है, बस आपको याद रखना है कि यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो वहाँ से भारतीय छात्रों को लाने के लिए एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। बस छोटी सी न्यूज़ आपको याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये जानकारी रखना है कि जब अफ़गानिस्तान से सैनिकों को निकाला जा रहा था तो उस समय भी हमारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। वो ऑपरेशन का नाम रखा गया था उसमें देवी शक्ति, अफ़गानिस्तान से हमारे भारतीयों को निकालने के लिए। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। बस छोटी सी न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिए और ये बीपीएससी के लिए एकदम हाईलाइट क्वेश्चन है। अब एक सूचकांक से आधारित है, ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में 46वां स्थान आया है। ये याद रखना है, लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, ये फरवरी में ये जारी हुआ है, ये 9 फरवरी 2022 को ये जारी किया गया। 167 देशों में भारत का स्थान 46वां आया है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए पहले स्थान पे कौन सा ये देश है, नॉर्वे आया है, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ऐसे इन लोगों का क्रम है। सबसे लोवेस्ट पर कौन है, अफ़गानिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान है। उसके थोड़ा सा ऊपर म्यांमार भी है, उत्तर कोरिया, कांगो, सीरिया, चाड, ये सब है। हमारा भारत 46 नंबर पर है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है वो सब हमसे पीछे है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये बहुत गौरव की बात है कि लोकतंत्र में हम कुछ अच्छा कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हमें ये सोचना होगा कि फिर भी हम इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतने निष्पक्ष तरीके से हम लोग चुनाव करवाते हैं, इतने निष्पक्ष तरीके से बिना खून खराबा हुए सत्ता पलटता है हमारे यहाँ, जैसे प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, बिना कोई शोर शराबा हुए तो फिर भी उस समय 46वें स्थान पर हमारा भारत आ रहा है। इसमें भी कुछ न कुछ तो इसमें दोष होगा, ऐसा माना जाता है। अगला न्यूज़ आपको याद रखना है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक शिखर वार्ता हुआ है। ये जान लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। 2 चीज़ इसमें जानना है आपको। एक चीज़ ये जानना है कि ये जो हुआ है समझौता किसके बीच में हुआ है, ये आपको समझना है। तो ये समझौता जो हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए कि खाड़ी जो देश होते हैं, गल्फ़ कंट्री में बहुत समय तक भारत का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता था। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से भारत और अरब के देशों में कुछ घनिष्ठता बढ़ी है। उसी का प्रतिफल ये है कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता ये हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। इस पर हस्ताक्षर करने वाला खाड़ी देश का ये पहला देश है। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया और प्लस में UAE, इन दोनों के बीच में पूरे खाड़ी देश में ये पहला ऐसा UAE ऐसा देश है जो भारत के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया है। और बीपीएससी का हमेशा ये शौक़ रहा है कि वो खाड़ी देशों में से कुछ भी हो भारत के साथ वो पूछ लेता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। आइए इस छोटी सी न्यूज़ के बाद हम आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा अगर आप याद रख सकते हैं तो एक इसमें याद ये रखिएगा कि UAE के अभी क्राउन प्रिंस कौन है, ये याद रखना है आपको। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, ये वहाँ के अभी प्रिंस हैं। तो इनके बारे में शायद हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। आइए अगले न्यूज़ पर हम देखते हैं। छोटा सा न्यूज़ है, विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक 10 राष्ट्र कौन कौन से हैं? दुनिया में वह कौन कौन से राष्ट्र हैं जो स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं? इसमें भारत का रैंक दूसरे स्थान पर है। विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन चीन करता है
दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे जापान है। तो बस भारत के बारे में दूसरे स्थान पर याद रख लेना है, बस इतना छोटा सा न्यूज़ है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आ गया है। अगर कोई महिला अगर भारतीय कोई संवैधानिक पद है या कोई बहुत बड़े पद पर अगर महिला कोई बैठती है और वो भी पहली बार, तो ये यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही सम्मानजनक होता है और बीपीएससी और यूपीएससी इसको छोड़ता नहीं है। उसी तरह से अभी तक सेबी एक संस्था आप जानते होंगे, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी है जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है, ये शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है। तो अभी तक जितने भी इसके चेयरपर्सन जो बनते आ रहे थे वो सब के सब पुरुष बनते आ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है, माधवीपुरी बुच। बस इतना छोटा सा अब इनका नाम याद रख लीजिए कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, बस याद रखना है, माधवीपुरी बुच। इसके पहले कौन थे? इसके पहले अजय त्यागी थे, ये रिटायर हो गए, तब जाके के माधवीपुरी बुच को ये बनाया गया है। कब बनाया गया है? ये 28 फरवरी 2022 को। लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको ये याद रखना है। आइए छोटी सी न्यूज़, हाँ, सेबी के ये चेयरमैन है जो माधवीपुरी बुच, ये 10वीं बनी है। 1 मार्च 2022 से इनका कार्यकाल 3 साल के लिए चलेगा। इसके बाद फिर आपको देखना है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 को चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। एक ग्रीष्मकालीन हमारे यहाँ टोक्यो में आयोजित किया गया था और ग्रीष्मकालीन होने के बाद फिर शीतकालीन एक ओलंपिक होता है, तो ये चाइना में आयोजित किया गया था बीजिंग में। बस एक छोटा सा, बस इतना ही याद रखना है। भारत कोई मेडल उडल लाया नहीं उसमें, 1-2 खिलाड़ी गया था। तो इस तरह से एक छोटा सा न्यूज़ है। तो आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ है। हमने बहुत सारा आलतू फालतू के हमने करंट अफेयर बनाना हमें पसंद नहीं है, बस हम टू द पॉइंट वही करंट अफेयर आपको देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन क्लास करना है बीपीएससी का या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप बिहटा में गुलटेरा बाज़ार डिनोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आ करके आप डेमो क्लास ले करके देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि बिहटा में पहली बार हमने सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी बुलाए हैं और आप आ करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।